देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। राशनिंग ऑफिस में भ्रष्टाचार के बाद राशन के कालाबाजारी का खेल, राशनिंग घोटाले का पर्दाफाश, अधिकारी और माफियाओं की मिलीभगत से गरीबों का राशन हो रहा है चोरी। मुंबई, जैसे कि हमने अपने चैनल मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर दिखाया था कि मालाड के 42 राशनिंग ऑफिस में भ्रष्टाचार का साम्राज्य फैला हुआ था। वहां बैठे एआरओ राहुल सालुंखे, जो दीमक बनकर पूरे सिस्टम को खोखला कर रहे थे, उस भ्रष्टाचार के मुख्य सूत्रधार थे। हमारे चैनल पर पीड़ित महिला का इंटरव्यू प्रसारित होने के बाद आमदार सुनील प्रभु के हस्तक्षेप से राहुल सालुंखे का तबादला हुआ। इसके बाद भी भ्रष्टाचार और रुके हुए कामों से परेशान होकर भाजपा नेता और पूर्व नगर सेवक विनोद शिलार ने आम जनता के साथ राशनिंग ऑफिस का घेराव किया। उस समय आरओ आतिश टांक ने सभी को लिखित आश्वासन देकर शांति बनाए रखने का निवेदन किया था और हमने उस खबर में उनकी सूझबूझ की तारीफ भी की थी। लेकिन आज जो नया खुलासा हुआ है उसने हमें भी चौंका दिया है। मालाड पूर्व के डिंडोशी साईं बाबा मंदिर रोड पर 8 अक्टूबर को जो घटना घटी, उसने राशन माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों की गहरी साठगांठ को उजागर कर दिया है। यह घटना यूं तो एक गाड़ी पकड़ने से शुरू हुई, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी बहुत बड़ी है। करीब 200 बोरी गेहूं और चावल अंधेरी MIDC सरकारी गोदाम से सीमेंट की गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा था। सैफू, जो समाज सेवक के तौर पर लोगों की मदद करते हैं, ने इस गाड़ी का पीछा किया। वह जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। गाड़ी क्रमांक MH05 EL1625 को जब उन्होंने डिंडोशी पुलिस द्वारा छापा मार के रुकवाया तो पता चला कि इसमें सरकारी राशन की कालाबाजारी हो रही थी। लेकिन इस खेल की असली शुरुआत तब हुई जब डिंडोशी पुलिस स्टेशन की ड्यूटी ऑफिसर शुभांगी चंद्रकांत शेरगावे ने फरियादी से बयान लिया और गाड़ी जब्त की। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इब्राहिम शेख के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक धनंजय गावड़े ने जब ड्राइवर से पूछताछ शुरू किया और ड्राइवर को कहा कि मालिक से इसका बिल मंगाए, तो मालिक डुप्लीकेट बिल लाकर दिखाया और इस पर 42 राशनिंग ऑफिस के राशनिंग ऑफिसर आतिश टांग को मोटी रकम मिलने पर शाम 4 बजे तक ही गाड़ी छोड़ दी गई। सोचिए, क्या ये सिर्फ एक संयोग था कि उसी दिन शाम तक गाड़ी छोड़ दी गई? हालांकि पुलिस बल को राशनिंग अधिकारियों द्वारा सहयोग न मिलने से गाड़ी छोड़नी पड़ी। अब कहानी में प्रवेश होता है राशनिंग ऑफिसर आतिश टांग का, जिनके बारे में सुनने में आया कि उन्होंने मोटी रकम लेकर इस गाड़ी को छुड़वाने में अहम योगदान दिया और ऐसा पहली बार नहीं है। आतिश टांग का नाम पहले भी कई विवादों में आ चुका है, पर मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के सामने आज पकड़े गए हैं। फिक्र मत करिए आतिश टांग साहब, आपके भी कालाबाजारी को हम उजागर करेंगे, जैसे आपके एआरओ राहुल सालुंखे का भ्रष्टाचार जनता और शासन प्रशासन के सामने लाया था। और अब कहानी में एंट्री होती है राशनिंग माफिया की, जिनका नाम है प्रवीण पटेल। अब बताते हैं कौन है ये प्रवीण पटेल, जिसे हम राशन माफिया कह रहे हैं। अब इस कहानी में प्रवीण पटेल का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। प्रवीण पटेल, जिसे गामी के नाम से भी जाना जाता है, ये पहले से ही कई पुलिस थानों में दर्ज अपराधों का सामना कर रहे हैं। इनके खिलाफ मुंबई MIDC पुलिस थाने में CR नंबर 627/2020, 74/2016, पंतनगर थाने में CR नंबर 196/2015, ठाणे जिले के कलवा पुलिस चौकी में CR नंबर 7/1996 और ठाणे जिला के नौघर पुलिस थाने में CR नंबर 215/2015 जैसे मामले दर्ज हैं। और मजे की बात यह है कि इन अपराधों के बावजूद यह माफिया खुलेआम अपने घोटालों को अंजाम दे रहा है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के गोदामों से खराब अनाज निकालकर वह उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचने के खेल में माहिर है। पहले हम अपने दर्शकों को बताते हैं यह भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से ये खेल कैसे खेला जाता है। FCI बोरीवली के गोदाउन में से सड़ा गला अन्न जो पशु को खाने के लिए खरीदा जाता है, उसका बिल ये लोग लेकर अच्छा गेहूं चावल ब्लैक में बेचने जाते हैं। पर जब कोई पकड़ता है तो वही सड़ा गला वाला बिल लाकर हर जगह दिखाकर गाड़ी छुड़ा दी जाती है। इसमें राशनिंग विभाग सहित माफियाओं की मिली भगत है। वैसे इन्होंने कालाबाजारी करने के लिए जुगाड़ तो बढ़िया बनाया है, परंतु सवाल यह है कि क्या यह सरकार की आंखों में धूल झोंकने जैसा नहीं है? यह सिर्फ एक प्रवीण पटेल या आरओ आतिश टांग की कहानी नहीं है। इसमें कई राशनिंग अधिकारी भी शामिल हैं जो इन माफियाओं से मिलकर गरीबों का हक छीन रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या इन अधिकारियों का काम सिर्फ फाइलों पर हस्ताक्षर करना है या फिर गरीबों के राशन की देखभाल करना भी है? बता दें कि जिन लोगों ने प्रवीण पटेल और उनके जैसे माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें या तो सेटलमेंट के लिए मजबूर किया जाता है या तो फिर जान से मारने की धमकी दी जाती है। यह कैसा सिस्टम है जहां अपराधियों को खुली छूट मिल रही है और जनता को डराया जा रहा है? इस बीच सत्याग्रह NGO के जनरल सेक्रेटरी संदीप माने ने भी इस घोटाले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पहले भी राशन माफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक
ठोस कार्रवाई नहीं हुई। माने ने कहा कि अगर सरकार गोपनीय जांच कराए तो इस घोटाले के पीछे के असली चेहरे बेनकाब होंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि एफसीआई के गोदामों से निकलने वाला सड़ा गला अनाज माफियाओं के पास कैसे पहुंचता है, कौन इन माफियाओं को बचा रहा है और क्यों हर बार भ्रष्टाचार के मामलों में गरीब ही पिसते हैं। मुंबई के इस राशन घोटाले ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि गरीबों के लिए सरकार की योजनाएं कैसे कागजों पर सिमट कर रह जाती हैं। जरूरतमंदों के हिस्से का राशन माफियाओं की मिलीभगत से काले बाजार में जा रहा है। क्या यह वही देश है और क्या यह वही सरकार है जो सबका साथ सबका विकास के नारे लगाती है, या फिर भ्रष्टाचार की दीमक ने इसे अंदर से खोखला कर दिया है। और जब सरकारें मुफ्त राशन पहुंचाने के वादे करती है तो सवाल यह भी उठता है कि क्या यह अनाज सचमुच गरीबों तक पहुंच रहा है या फिर माफियाओं के जेबें भरने का साधन बन गया है। समाज सेवक संदीप माने की बातों में दम है। अगर सरकार सही मायनों में गोपनीय जांच करवाती है तो इस घोटाले के सारे मास्टरमाइंड जल्द ही जेल के सलाखों के पीछे होंगे। परंतु क्या सरकार यह कदम उठाएगी या फिर सब कुछ ढक छिप कर चलता रहेगा? मुंबई का यह राशन घोटाला सिर्फ भ्रष्टाचार की एक और कड़ी नहीं है, यह उस व्यवस्था का पर्दाफाश है जो गरीबों का हक छीनकर अपनी जेबें भर रही है। अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन इस पर क्या कदम उठाते हैं। आखिरी में हम अपने दर्शकों से बताना चाहते हैं कि जैसा कि हमारे चैनल मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज और मेट्रो दिनांक समाचार पत्र ने पिछले कई महीनों से राशनिंग अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी रखी है, जिसे आप सभी ने भी समर्थन दिया है, वह आगे भी जारी रहेगा। और फिर हम अपने दर्शकों से आह्वान करते हैं कि आगे भी आप राशनिंग विभाग में भ्रष्टाचार या कालाबाजारी देखें तो हमें संपर्क करें, हम आपकी आवाज उठाएंगे और हम साथ मिलके इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सत्य की लड़ाई लड़ेंगे। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कालाबाजारी की कहानी और इस मामले में लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि आज महाराष्ट्र के कोने कोने में भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे हो गई है। जैसा कि मैं बता, राशनिंग विभाग में इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतना बड़ा हो गया, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राशनिंग विभाग की भरी गाड़ी, ये देखिए सीमेंट की गाड़ी है मगर इसमें राशनिंग फुल है। जिस तरह से ये युवक ने आज बहुत बड़ा काम किया है, इसको बधाई का पात्र है। मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस युवक ने ये भ्रष्टाचार को उजागर करने का सबसे बड़ा बीड़ा उठाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज ने कई महीने से अभियान छेड़ा था कि जिस तरह से राशनिंग विभाग ने भ्रष्टाचार किया है, गाड़ी माल गरीबों तक नहीं पहुँचता और प्राइवेट में सेक्टरों में सेल हो जाता है। उसी प्रकार से उस अभियान को सफल बनाने में ऐसे युवक, ऐसे जागरूक लोगों ने ये अभियान को सफल बनाने के लिए इन्होंने काम किया। मैं इनको मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका सर, आपका नाम क्या है? सरफराज सिंह। सरफराज सिंह साहब, आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये गाड़ी में नंबर 2 का माल जा रहा है और कैसे आपने क्या क्या किया उसके जैसा जानकारी दीजिए। सर पैसा है ना, ये पूरा गरीब लोग का राशन का माल है। हाँ, ये पूरा ब्लैक कर दो। अच्छा, ये लोग आगे पहुँचा दो। हाँ, इन लोग का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। अच्छा, इन लोग का काम ही यही है। अच्छा, ये लोग ऊपर पैसा गिलाते हैं और ये काम करते हैं। अच्छा साहब, एक आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये गाड़ी में आ रहा? किसने आपको, आपके कोई सूत्र थे या किसी ने? मेरे कोई सूत्र नहीं थे। अंधेरी MIDC में खुलेआम काम चलता है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। हाँ, हाँ। अच्छा, अभी क्या हो रहा है? अभी आपने पकड़ाया तो पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है? अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो शेड है वो भी आया हुआ है। हाँ, अभी आगे देखो क्या होगा। हाँ, मगर कार्रवाई कर रही है ना? हाँ, आपको हाँ, जिस शेड का नाम क्या है? प्रवीण पटेल। प्रवीण पटेल। हाँ। अभी वो आपको पर कोई दबाव तो नहीं डाल रहा है कि सारे इधर उधर से मारने की धमकी मिल रही है? हाँ, आपको? हाँ, मुझे रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हाँ, सब है। अभी मैं चौकी में मैडम के पास गया था। हाँ, मैडम ने बुलाया, 10 मिनट रुकने बुलाया। हाँ, तो शेड का इंटरव्यू चालू है, क्या होता है क्या नहीं। हाँ, देखो बाहर खड़े रहने बोला। हाँ, जिस तरह से मैं याद सैफू, आपके सर सैफू नाम है ना? सैफू नानक के एक युवक ने इतना बड़ा काम किया। आज अब जो माफिया लोग हैं, जो राशनिंग के माफिया लोग हैं, सीमेंट की गाड़ी में ये देखना था। मैं रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। देखिए, कोई नंबर प्लेट नहीं है, कोई नंबर प्लेट नहीं है। ये सीमेंट की गाड़ी है। सीमेंट की गाड़ी में राशन जो ब्लैक माल का ब्लैक का, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैमरा मैन से मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए ये सीमेंट की गाड़ी में, सीमेंट के गाड़ी में राशन भर के ब्लैक में जा रहा है। ये देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह से देखिए पूरा राशन यहाँ पे राशनिंग में भरा किया गया है। ब्लैक का मार्केट है, पूरा ये किया जा रहा है। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसमें जो गरीबों का राशन है, जो गरीबों का राशन
सरकारी दुकानों पर दिया जाता है वो राशन इसमें पैक होकर के ब्लैक करने के लिए जा रहा है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल चुकी है, इसका भ्रष्टाचार का अंत होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से सैफी ने पकड़ा है। उन्होंने ये कहा कि उसके मालिक ने सेटलमेंट की बात कर रहा है कि अगर सेटलमेंट नहीं करते हो और उसके बाद इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, और उन्होंने जान से मारने की धमकी दिया है। वो लड़की पर अपना पूरा व्यथा पुलिस स्टेशन में बताया है। अब पुलिस देखना है कि क्या करती है। डिंडोसी पुलिस ने इसके पिछले दिन भी एक गाड़ी को पकड़ा था, ऐसे युवक ने ही पकड़ा था, अगर मामले का छुपापोती हो गई और पकड़े गए। इसमें देखिए सीमेंट की गाड़ी है, इसमें ब्लैक राशन जो गरीबों को झोपड़पट्टी में बांटने के लिए आता है, वो गाड़ी में भर करके ये बांटने का काम किया जाता है। चलिए आप हमको बांटिए, हम लेके जाएंगे। ये सिक्योरिटी गाड़ी है, देखिए मैं ये नंबर प्लेट को झाड़ना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। ये कैमरामैन ये देखिए ये गाड़ी का, ये देखिए सीमेंट की गाड़ी है। सीमेंट के गाड़ी में राशन जो गरीब लोगों को सरकार बांटने के लिए देती है, मगर ऐसे लोग हैं भ्रष्ट लोग, माफिया लोगों ने सीमेंट की गाड़ी भर के ब्लैक करने का काम चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ये तरह से माफिया हो चुके हैं कि जो गरीबों का राशन सरकारी आता है, सरकारी के दुकानों पे आता है। और जैसा कि अभी लोग MIDC से ये गोदाम से भर के चलता है राशन, और उसके बाद राशन ही बिक जाता है। कहाँ पे इसमें पूरी माफिया लोग मिले हैं। मैं आपको ये भी बताता हूँ, इसके पहले 42 को मलाई के ऑफिसरों का शातुंके करके था, जो उसका माफिया चलता था, उसका अंत हुआ, उसका ट्रांसफर हुआ, तो मेट्रो दिनांक TV न्यूज ने उठाया था। उस अभियान के तहत आज सीमेंट की गाड़ी में काला धन जा रहा है, जो कि पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है। अब देखना है पूरा डिंडोसी पुलिस की भूमिका क्या निभाती है, क्या करती है, क्या सचमुच उनको पर FIR करती है या नहीं। क्योंकि जिस तरह से माफियाओं की धमकी आ रही है कि नहीं ये गाड़ी छोड़ा जाए, इसमें राशन हो रहा है। काला सीमेंट की गाड़ी में बिना नंबर प्लेट का गाड़ी है, पीछे नंबर प्लेट नहीं है, पीछे नंबर प्लेट है, आगे नंबर प्लेट भी नहीं है। और भंगार गाड़ी में पूरा नंबर 2 का माल बेचने के लिए जा रहा था, जिसको माफिया के लोग मिल करके बेचने का काम करते हैं। पूरा सिस्टम खोखला हो चुका है। मेट्रो दिनांक TV न्यूज ने 1.5 महीने से अभियान चला के रखा है कि इस तरह के जो काले धंधे हो रहे हैं उस पर रोकथाम होना चाहिए। सरकार इस तरह से कर रही है कि सरकार अंकुश नहीं लगा रही है, ऐसे लोगों को राशन दुकान दे रही है जिसमें प्राइवेट भी राशन बेचते हैं और सरकारी भी राशन बेचते हैं। ये माफिया उस प्राइवेट राशन दुकान में सरकारी राशन को भर के ऐसे गाड़ियों में बेचने का काम करते हैं। ऐसे जो गरीबों को राशन जो सरकारी बांटने का आता है, ऐसे वो राशन ऐसे सीमेंट के गाड़ियों में भर करके और बाहर बेचते हैं, काला धन बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना है डिंडोसी पुलिस किस वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और यहाँ की पुलिस की क्या रोल होती है, क्या सचमुच उस माफिया के ऊपर कार्रवाई होती है या लेन देन करके उसको मामले को रफा दफा किया जाता है। मैं बताना चाहता हूँ इसमें नंबर 2 के जो गरीबों का राशन है, गरीबों का जो सरकारी दुकान की जो राशन आती है, ये माफिया लोग सीमेंट के गाड़ी में भर के बेचने का काम करते हैं। ये देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कैमरामैन से पूरा से ये गाड़ी का सीमेंट का गाड़ी पीछे से लेने की कृपा करें, पीछे से ये जाके पीछे से ले लीजिए, पीछे से आप लोग कैमरा पीछे में आकर रखिएगा। देखिए कोई भी देखेगा ऐसा लगेगा जैसे सीमेंट जा रहा है, मगर सीमेंट नहीं जा रहा है। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ इसमें नंबर 2 के काले धंधे के जो सरकारी जो राशन की दुकान गरीबों को बांटने के लिए आता है, वो माफिया लोग गरीबों को न दे करके ये ऐसा काम करते हैं
कि ऐसे लोग जो ब्रेक के भाव बेचने का काम करते हैं, जो कि काला धन के रूप में एक काम करते हैं, मगर जो कोई आवाज उठाता तो उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है, देख लेने की धमकी दी जाती है, जला देने की धमकी दी जाती है। इस तरह से देखिए, बहुत आज ये साईं बाबा के धाम में जिस तरह से एक युवक ने सैफू करके एक युवक ने पकड़ा है। ये गाड़ी जो सीमेंट की गाड़ी का डिजाइन है सब है, मगर आज नंबर प्लेट नहीं है। नंबर प्लेट न होने की वजह से कोई चेक नहीं करता, मगर राशन की गाड़ी जो सरकारी राशन है, सरकारी राशन जो गरीबों को बेचने के लिए, भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सीमेंट की गाड़ी नहीं है। इसमें जो गरीबों का राशन बांटने के लिए, झोपड़पट्टी बनाने वालों लोगों को बांटने के लिए आता है, ये लोग उस राशन को रात में भरते हैं और ब्लैक करने के लिए जाते हैं, उसको पकड़ा गया। कैसा क्या कुछ कहना चाहते हैं? यानी गलत है ना, गरीबों का जो हक देने के बजाय वो लिया जा रहा है। पूरी बात है कि नहीं है? इन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बेटी जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आइए बात बोलिए। मम्मी, ये राशन जो गरीबों को न देकर के लोगों को बेचा जा रहा, क्या बोलते हैं आप लोग? हम लोग का गरीब को कौन पूछता है? हम लोग के खाली बोलेंगे वोट दो, हम लोग आएगा सरकार। क्या गरीब लोग मर रहा है, ये झाड़ू मार मार के भूखा प्यासा मर रहा है। क्या है हम लोग के गरीब को? आदमी नहीं है तो औरत कितना कमाएगा उम्र में? एक कमाने का उम्र है। आप लोगों को राशन नहीं मिलता है? मिलता है 2 किलो 4 किलो ऐसा देंगे तो पत्थर देंगे, सड़ेला देंगे। हम लोग गरीब का इंसान नहीं है, हम लोग भी इंसान है ना। हाँ मम्मी, आपको ये गलत हो रहा है? गलत हो रहा है कि नहीं गलत हो रहा है? गलत तो वही रहा ना, जो सरकार हम लोग के अभी देखने ना है कि कितना पलवा रहा है, कैसा है। कोई घर में दारू पी रहा है तो बच्चे को पालो, भीख मांग के तो बच्चे लोग के पालो, ये कहाँ से समस्या आएगी? इतना साल हम लोग तो मुंबई में 40 साल रहते हो, मगर जिस तरह से भ्रष्टाचार रहा है, अत्याचार कर रहे हैं तो उसको देखो आप लोग। ठीक है, जिस तरह से माता जी बोल रही है कि इस तरह से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होना चाहिए। देखिए जिस तरह से माफिया है, माफिया में एक दिंडोसी, कुरार, नगर सभी पुलिस थानों में कई FIR इन माफियाओं पर जब मामला दर्ज है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है, पैसा का लेन देन करके उसको छोड़ दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रवीण पटेल ये जैसे लोग हैं, ये पूरे माफिया हैं। माफिया लोग ऐसे जो गरीबों का, जो उनको गरीबों को बांटने के बजाय ये सीमेंट के गाड़ी में भर करके काला धन बेचने का काम कर रहे थे, ब्लैक बेचने का काम कर रहे हैं। जिसका पूरा भंडाफोड़ मेट्रो दिनांक TV न्यूज ने के बजाय ये सीमेंट के गाड़ी में भर करके काला धन बेचने का काम कर रहे थे, ब्लैक बेचने का काम कर रहे हैं। जिसका पूरा भंडाफोड़ मेट्रो दिनांक TV न्यूज ने 1.5 महीने से पूरा मुद्दा उठाया है, जिसमें कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, कई लोगों पर सस्पेंड हुआ। ये सीमेंट की गाड़ी में राशन भर करके जो गरीबों को बांटने के लिए आता, राशन भर करके उसको काला धन बेचने का काम किया जा रहा है। ये कितनी बड़ी घृणा की काम है, ये सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। गरीबों को सड़ा गला, जैसा कि लोगों ने बताया कि सड़ा गला राशन मिलता है, मगर वो राशन भी ऐसे लोगों को, जो अच्छा राशन होता है, ऐसे लोगों को भर करके ऐसे गाड़ियों में, देखिए मैं कैमरामैन से मैं बात करूँगी, ये देखिए, कोई भी बोलेगा ये सीमेंट की गाड़ी है, मगर इसमें राशन भरा है। जो गरीबों को बांटने के लिए राशन आया था, वो राशन इसमें भर करके बेचने के लिए, काले धन के बेचने के लिए कर रही है। आइए हम चलते हैं दिंडोसी पुलिस थाने के जो ड्यूटी ऑफिसर है, जो मामला दर्ज कर रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या सचमुच आप लोग कार्रवाई करेंगे कि नहीं, क्या होगा कि नहीं। देखिए पुलिस की गाड़ी जा रही है, ये केवल कोई गरीबों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। किसी पर कार्रवाई होती है, ऐसे रिक्शा वालों पे कार्रवाई करेंगे पुलिस वाले, मगर ऐसे माफियाओं पे कदम नहीं करेंगे जो गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं। मगर यह पुलिस विभाग हो या कोई सिस्टम हो, सिस्टम बाबूजी क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सही है ना? आप मानते हैं बाबूजी, ये जो राशन गरीबों को देने के बजाय सीमेंट की गाड़ी में भर के जा रहा है, पकड़ा गया है, मानते हैं कि गलत है कि नहीं? गलत है कि नहीं बाबूजी? बोलो ना, बुलाओ ना उनको।
नहीं कंप्लेन किया गया है, माफिया आया है, पुलिस ने अभी गिरफ्तार भी किया है। हाँ, युवक एक युवक जो काम पुलिस का होता है वो पुलिस नहीं कर सकी, जो रसनी विभाग का वो नहीं कर सकी, मगर रोड पे चलने वाला, अपना पेट पालने वाला गरीब एक युवक ने इस तरह के जुल्म समझ करके उसने भी ये गाड़ी पकड़वाने का काम किया। अब उसी गरीब को मारने की धमकी दिया जा रहा है। ये मैं धन्यवाद, आप लोग जैसे लोग हैं, ये गलत हो रहा है, उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं। हाँ, गाड़ी का ड्राइवर पकड़ा गया, अभी पुलिस ले गई। अभी देखना है कि डिंडो से पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। ये पूरी माफिया इस तरह से ठेका लिया है, राशन आता है वो भाई ये गलत हो रहा है कि नहीं? हाँ सर, गलत हो रहा है। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, होनी चाहिए। यहाँ नहीं सुनेगा, लखनऊ ले जाओ यार। दिल्ली लखनऊ, जैसा कि सर बोल रहे हैं कि दिल्ली लखनऊ आप कंप्लेन कीजिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से गरीबों का राशन इस गाड़ी में भर के भेजा जा रहा है, गरीब को राशन नहीं मिल रहा है। देखिए माता जी एक एक पैसे के लिए दर दर भटक रही है। आज एक हाँ तो क्या हुआ माँ, मैं अपना आग निकाल के लगाऊं क्या? देखिए उन्होंने, माता जी ने बोला कि कुछ भी हमको नहीं मिलता, हम मजबूर हैं, भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। जिस तरह से देखिए ये राशन की गाड़ी सीमेंट का नहीं, माता जी आप मुझे मैं आपको पैर पड़ता हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से ये सब भंडा फूट रहा है, ये बम फूट रहा है। इस तरह से ये आप लोगों की सब देन है, आप लोग दुआ दे रहे हैं। बस यही आपको, आप लोग दुआ दीजिए कि ऐसे लोगों, आप भाइयों को मैं अंत कर सकूँ, ऐसे लोगों भ्रष्टाचारियों का अंत कर सकूँ। जिस तरह से ये लोग, जिस तरह से ये लोग आज इस तरह से लड़का गुजर गया, क्या करे बाबा, मेरा कोई नया देखो माता जी रो, आज इतनी उनके मन में इतनी पीड़ा, इतना दुखी है, माता जी रो रही है। उनके पति गुजर गया, उनका पति गुजर गया, उनके 3 बेटे गुजर गए। आज रोड पे वो भीख मार, माता जी रोइए मत, सब आपके भगवान आपको साथ में है, सब आपको करेंगे, समझेगी नहीं। मगर ऐसे को सरकार पीड़ा नहीं, ऐसे देखिए एकदम कैमरा में से पूछे, देखिए माता जी रो रही है, जरा देखिए उनकी आंखों, ये आंखें के आंसू नहीं है, खून ये कर रहे हैं। ये सरकार में अगर गरीबों का खून नहीं तो माता जी आप रोइए मत, बहुत पीड़ा हो रही है, समझे नहीं। ये जिस तरह से माता जी रो रही है कि गरीबों को राशन नहीं मिल रही है, सरकार के साथ केवल कई करोड़ राशन यहाँ पे चला जाता है, गरीबों का राशन देकर बूटी मार हो रही है। मेरा पति मर गया, मेरे 3 बेटे मर गए, आज तक हमको राशन नहीं मिल रहा है। ये राशन देखो सीमेंट के गाड़ी में भर के जा रहा है, सीमेंट के गाड़ी में राशन भर के जा रहा है और सप्लाई किया जा रहा है। माफिया इसमें, माफिया लोग इसमें लगे हुए हैं। कैमरा में से मैं आग्रह कर रहा हूँ, ये गाड़ी पर देखिए, पूरा गाड़ी जिस तरह से, ये सीमेंट की दुकान की गाड़ी नहीं है, इसमें राशन गरीबों का जो मेहनत की कमाई, जो सरकार को वोट देते हैं वो इसमें भरा है। वो जो सरकारी राशन गरीबों को बांटने के लिए आता है, वो ये लोगों ने मिल कर करके बेचने का काम किया है। जिस तरह से घेरी से गाड़ी चली है, देखिए इस गाड़ी का नंबर प्लेट भी नहीं है, केवल आगे नंबर प्लेट नहीं है, पीछे नंबर प्लेट है। इस तरह से माफियाओं ने जिस तरह से लोगों का खून चूसने का काम किया है, सरकार इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मैं मेट्रो दिनांक से मांग कर। ये जो सीमेंट के गाड़ी में है, ये गरीबों का जो खून पसीना का कमाई हुआ, जिस गरीबों को राशन बांटने के लिए आया था, वो राशन इस सीमेंट के गाड़ी में बेचा जा रहा है, काले धन बेचा जा रहा है। गरीबों को राशन न मिल करके इन माफियाओं ने इसका क्या करते हैं, फर्जी बिल बनवाते हैं और फर्जी बिल ये बनाते हैं कि मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, और बाद में वही फर्जी बिल पेश करके गाड़ी छुड़ा लेते हैं माफिया। जब कंप्लेनेंट को धमकाने के बाद अगर वो सेटलमेंट नहीं करता है तो बाद में मोटी रकम दे करके, पैसा दे करके पुलिस प्रशासन को खरीदने का काम करते हैं और बाद में वो पैसे के लालच में इस तरह से लोग बिक जाते हैं कि जो सरकारी राशन है, जो सरकारी लोगों को, गरीबों को देना चाहिए, वो आज देखिए ये गाड़ी पकड़ा गया है। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ की जैसा कि अभियान चला के रखा है कि इस तरह से जो गाड़ी पकड़ी गई है, मैं चाहता हूँ और शासन बता कि जो फर्जी बिल बना करके वे इस गाड़ी को वो करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। ये माल कहाँ से भरा गया, कब भरा गया, कहाँ जा रहा था,
कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन से माफिया, कौन कौन से रेसलिंग विभाग, कौन कौन से लोग इसमें, और सबकी जांच होनी चाहिए। मैं शासन प्रशासन से मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए, सभी पे कार्रवाई, छोटे से लेके बड़े सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपका सुन सर मोहम्मद तारिक हुसैन शेख। हाँ देखो तारिक हुसैन साहब, जिस तरह से देखिए ये गाड़ी में नंबर प्लेट, गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बहुत अन्याय का काम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। इनके साथ सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर जिस तरह से सैफुल नामी के एक युवक ने जब बहुत मेहनत और बड़ी लगन के साथ इसने पकड़ा है और पकड़ने के बाद गाड़ी जमा कराया है, अब उसको माफिया लोग उसको धमकी दे रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कुछ कहना है सर? प्रशासन उसको और धमकी देगी, उसको अरेस्ट करने की कोशिश भी करेगी, उस पर किसी न किसी इल्जाम देके उसको अरेस्ट करेंगे। बस लोग का मैं कहता हूँ कि लोग उसको सपोर्ट करें और इसका बहिष्कार करें। हाँ ठीक है, जैसा सर ने बताया है कि वो जो युवक है जो हिम्मत दिखाने का काम किया, गाड़ी पकड़ाने का काम किया, अब उसको धमकी दी जा रही है और उसको खरीदने की कोशिश की जा रहा है। बिकने वाला युवक नहीं है, उसको फिर उसको धमकाया जा रहा है कि अगर नहीं कि तुम्हारे ऊपर मामला दर्ज किया जाएगा, तुम्हारे देख लेने की धमकी जा रही है। सैफुल नामक युवक ने जो आज 3-3, 4-4 दिन रात दिन जाग करके जहाँ से अंधेरी से चलती है गाड़ी, वहाँ से पीछा करके कहाँ गाड़ी जा रही है पूरी डिटेल उसने निकाल करके पूरा पर्दाफाश करने का काम किया है। अब उस युवक को मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से मैं सबको बोलता हूँ, जनता को बोलता हूँ, शासन प्रशासन को बोलता हूँ कि उस युवक का सम्मान होना चाहिए, न कि उसके ऊपर कोई दबाव होना चाहिए। ऐसे जो माफिया उसके ऊपर धमकी दे रहे हैं, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको सर बताना चाहता हूँ कि ये सीमेंट की गाड़ी नहीं है, इसमें जो गरीबों को राशन देने का काम किया जा रहा है, वो राशन को इस गाड़ी में बेच करके सर बेचा जा रहा है। क्या इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? बहुत गलत हो रहा है, कौन बेच रहा है वो? ये माफिया लोगों ने सीमेंट के गाड़ी में राशन जो सरकारी दुकानों पे बेचा जाता है, वो राशन इसमें भर के ब्लैक बी में बेचने के लिए जा रहा है। उसे क्या कहेंगे सर? बहुत ना सर, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना। और आप शासन प्रशासन से मांग करते हैं ना सर? थैंक यू सर। इसलिए देख लिए आज ये जो रास्ते चलने वाले वो लोग भी बोल रहे हैं नहीं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पर्दाफाश जो हुआ है इसका होना चाहिए। जिस तरह से ये फंडा फूटा है, ये माफिया इस तरह से माकर जाल में लग चुके हैं। अब हम आइए हम चलने की कोशिश करते किस तरह से फर्जी मामले में फर्जी कागज, फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी बिल दिखाकर छुड़ाने के लिए गाड़ी कोशिश की जा रही। नमस्कार दर्शकों, जिस तरह से आज मैंने आपको बताऊं कि आज लगभग 3 महीने से जो सरकारी रेशनिंग का भ्रष्टाचार इस समय चरम सीमा पे हो गया, उसका भंडा फोड़ने का काम मेट्रो दिनांक समाचार पत्र और मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें शासन और प्रशासन के अलावा माफिया तक हिल गए थे। कार्रवाई शुरू हो गई थी, जिसमें रावण के तरह माफिया के रूप को लोगों को सपोर्ट करने वाला राहुल सालुंके जैसे अधिकारी जो 213 दुकानों से पैसा वसूलना, गरीबों से पैसा वसूलना, राशन का नाम चढ़ाने के, उतारने के, काटने के, इस तरह से बहुत पैसे वसूले जाते। ये माफिया बहुत सक्रिय हो चुका था, जिसको लेकर मेट्रो दिनांक टीवी ने एक अभियान चलाया कि जो भी राशन से पीड़ित है, जिसको राशन नहीं मिलता है, राशन जाता कहाँ है, आता कहाँ है, किसके बारे में जिसको भी कोई सूचना हो वो मेट्रो दिनांक टीवी जिसको जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर जानकारी दे। ठीक, लोगों ने जागरूक हुए और मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के नंबर पे जानकारी लेने और देने का दोनों काम किया और इसकी पूरी टीम सक्रिय हुई और कई ये मेट्रो दिनांक की टीम और लोगों की जो जनता है, जो लोग पीड़ित लोग हैं, जो ऐसे समाज सेवक हैं, जो उन्होंने अभियान चलाया और ये जो काला बाजारी करने वालों को उनको पकड़ने का एक बीड़ा जैसा उठा लिया। आज ठीक उसी प्रकार से अंधेरी से MIDC से सीमेंट की गाड़ी में, जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब सरकार की कोई रेशनिंग की गाड़ी आती है तो उसमें बाकायदे कैमरा लगा होता है और गाड़ी चलती है, कहाँ पहुंची है, कहाँ उसको डिलीवरी करना है, सब कुछ उसको बाकायदे रहता है। मगर ये MIDC की सीमेंट की गाड़ी में राशन भर के आता है और वो पूरी टीम हमारी जो मेट्रो दिनांक के पीछे जो हमको सपोर्ट करने वाले हमारी जो खबरी हैं, उन्होंने बाकायदे पीछे लग करके और उसके बाद दिंडोशी पुलिस में ट्रैप किया और पकड़ करके आज
वहाँ पे FIR हो रहा है। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो हमारे वरिष्ठ समाज सेवक हैं, जो संदीप माने जी, कि हमारे मेट्रो दिनांक चैनल के पहले भी उन्होंने ऐसी जो गरीबों की जो मुद्दे हमेशा उठाया करते हो, चाहे पुलिस प्रशासन को हो, चाहे BMC का हो, चाहे रेशनिंग विभाग को, हर तरह के वो मुद्दे उठाने का और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। उन्होंने ठीक लोगों को, जो पीड़ित लोगों थे, उनके पास आवाज़ पहुंची थी और उन्होंने ऐसे कई मुद्दे उन्होंने उठाया, कई FIR। ये जो प्रवीण पटेल करके जो रेशनिंग माफिया है, जो सब जगह से उठाता है और ले जाकर ब्लैक करता है राशन, ऐसे को पकड़ाने का काम हमारे माने जी हैं। मैं उनका तहे दिल से मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रवीण पटेल की जो काला बाजारी था, वो संदीप माने ने जिस तरह से पकड़ने का काम किया, उसका मैं मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ये प्रवीण पटेल जो रेशनिंग माफिया है, इसके पकड़ाने के लिए अपने कैसी योजना, कैसे आपको सफलता मिली, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखो, प्रवीण पटेल के बारे में हमको 2022 से या मतलब 2020 से ही पता था कि ये कालाबाजारी करता है, राशन खरीदता है कालाबाजारी से। तो हमने उसके ऊपर हमारी जो टीम है, फ्रेंड सर्कल, उन्होंने वॉच रखा था और उनके माध्यम से मुझे जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद मैंने पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया था। समता नगर चौकी में भी उनके ऊपर 2023 में मैंने जमा करवाया था। बाद में सुबह अभी जानकारी मिली तो आज सुबह की बात है, जो मुझे जानकारी मिली तो हमने डिंडोशी पुलिस को बताया कि भाई ऐसा हो रहा है करके, तो फिर अभी उनकी कार्रवाई चालू है। सर, आज तक ये जो प्रवीण पटेल है, इसके ऊपर कहाँ पे मामले दर्ज हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखो, प्रवीण पटेल के ऊपर है ना, देखो वो पुराना ब्लैकमेलर है और उसके प्रशासन के जो बड़े बड़े अधिकारी से लेन देन होता है और उनके माध्यम से इतनी बड़ी वो डेयरिंग करता है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है। तो उसके ऊपर कम से कम 2015 से लेके आज 2024 तक है ना 7 से 8 गुने दाखिल है और थाना जिला में है, मुंबई में है। अभी देखो थाना में देखेंगे तो थाना में कलवा में है, समता नगर थाना में है, बाद में कलवा में है, उसके बाद में ये जो क्या उसका नाम है, हाँ नहीं ये नवघर पुलिस चौकी में, मीरा रोड में, उसमें MIDC में है मुंबई में। अभी देखो MIDC में 2020 का गुना दाखिल है, पंतनगर में 2016 का गुना दाखिल है, कलवा पुलिस चौकी में 2015 का है, नवघर में 2007 का है, समता नगर में 2023 का, और बहुत से FIR उसके ऊपर है। और तो भी उसके बावजूद भी वो इतनी हिम्मत करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको राशनिंग कंसर्न डिपार्टमेंट है, पुलिस कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसके सपोर्ट से ये करता है। और इसमें कैसा होता है कि उनके सपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी डेयरिंग करना साधारण आदमी का काम नहीं है। तो इनमें कैसा होता है कि हर एक आदमी का एक शेयर पर्सन होता है, परसेंटेज रहता है और परसेंटेज के माध्यम से ये ब्लैकमेलिंग होती है, कालाबाजारी होती है। तो इसके अंदर हमारे जो सरकार है वो ध्यान नहीं देती। अगर सरकार ध्यान देगी, उतने लोग, हर एक आदमी का ना लेवल होता है, वो लेवल के हिसाब से अपना अपना करप्शन करती है। तो अभी इनके लेवल के हिसाब से ये करप्शन करे, तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप आपके चैनल के माध्यम से सरकार के सामने निवेदन रखें या सरकार के सामने बात रखें कि भाई ये गरीबों का अनाज है जो गरीबों तक मिलना चाहिए, गरीबों तक मिलता नहीं है। और रैशिंग वाले क्या करते हैं कि 2-2 बार अंगूठा लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, बाद में बोलता आपका OTP मिसमैच हुआ, ये हुआ, और बाद में उनको राशन मिलता नहीं है। और कभी कभी तो ये भी होता है कि राशन आता है, उनको बहुत बताया जाता है कि राशन मिला नहीं है, आपका KYC अपडेट कराने का, ऐसा करके। मतलब राशन दुकानदार, गोडाउन और राशनिंग ऑफिसर जो है मेन, जैसे कि हमारे कांदिवली वाले हैं, उनको भी 2-3 बार मैंने जाके मिला था, ये मलाड वाले को भी बीच में मैं जाके मिला था। लेकिन क्या है कि इनके पीछे इनका काम है, अपना काम तो है ही नहीं कि बार बार ये सब करे, लेकिन उनको क्या हर एक टाइम में उनका पैकेट, उनका परसेंटेज उनको मिल जाता है, वो हिसाब से वो लोग ध्यान नहीं देते। बाकी हम समाज सेवक के हिसाब से हमारी टीम बनी हुई है, तो हमको जैसे मालूम पड़ता है तो जो जिनका हक का है उनको मिलना चाहिए, तो बस हम उसके पीछे फॉलोअप करते हैं। अच्छा माने साहब, मैं ये सवाल मेरा है कि जिस समय आपने रेड कराया था, पकड़े गए थे, कितने लाख का संपत्ति, कितने लाख का माल आपने जब्त कराया था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो 2018 नवंबर 2023 को जब मैंने ट्रक पकड़ाया था ना, मेरे नॉलेज के हिसाब से उसके अंदर 60 लाख का माल था, राशनिंग का माल था। तो उस टाइम में भी वो समता नगर पुलिस वाले सेटलमेंट करके उसको छोड़ रहे थे। लाख रुपया लिया था और बाद में 2 लाख रुपए की कुछ उनकी बातचीत थी। फिर मैंने रीजन साहब को फ़ोन किया था, रीजन साहब के माध्यम से फिर उन लोगों का सेटलमेंट वो फेल हो गया। तो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे API भगत,
तो फिर एपीआई भगत ने फिर उनके जो जिनके समझ में आए उन्होंने उनको अरेस्ट करवाया। अभी जैसे कि आज मुझे जानकारी मिली तो ये ट्रक के अंदर मेरे ख्याल से नहीं बोलेगा तो 20-25 लाख का माल होना चाहिए। तो ये 20-25 लाख का माल आगे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू है, अब उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। अच्छा सर, जैसा कि ये एक कच्चा चिट्ठी बनाते हैं, ऐसा ये क्या खेल है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या सर? देखो कैसा है कि ये जो अंधेरी में बोरोली में एक ऑफिस है जो गोडाउन जिसका नाम है FCI करके है। तो वहाँ से क्या होता है, एकदम जो होता है ना एकदम सड़ा हुआ धान्य होता है। सड़ा हुआ मतलब जिसका कुछ वैल्यू नहीं, जैसे कि कचरे में जाते, जैसे गाय भैंस को देना, तो वो राशन ये लोग खरीदते, जो प्रवीण गामी खरीदता है उसका रिसिप्ट बनाता है। उसका रिसिप्ट के ऊपर क्या करता है, जो अपने जो कालाबाजारी से जो राशन खरीदते हैं ना, उनका वो राशन वो जो खरीदी किया हुआ राशन पूरा गोडाउन में रखता है। और वो जो IFC से जो पावती बना होता है ना, तो उसी पावती के ऊपर ये लोग सब जगह अपने अपने जहाँ पे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते। अगर समझो नाकाबंदी में अगर किधर ने पुलिस ने पकड़ा तो वहाँ पे वो लोग सेटलमेंट कर ही देते। और समझो मामला चौकी जाने तक है और वहाँ पे सेटलमेंट होने के जैसा नहीं, तो लास्ट में ये लोग ये क्या करते कि सर हमने ये देखो हमने खरीदा हुआ है, ये हमारा पावती है, यानी कि डुप्लीकेट पावती के ऊपर ये राशन हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर सर जैसा कि जब सड़ेला माल लेते तो कम दाम का होगा और ये ऊंचे दाम में बेचते थे, इसका कैसा कुछ खेल के कुछ? देखो इनको कैसा है मालूम है क्या, वो जो सड़ा हुआ जो राशन लेते हैं ना, वो उनको खाली डंप करके रखना है। वो किधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। वो क्या करते हैं, किधर गौशाला में अपना वो चंदा दे के अपना वहाँ पे भी नाम बड़ा करके लेता है। और ये जो राशनिंग का जो होता है ना, जैसे कि अभी राशनिंग का चावल है, जो भी XYZ जो राशन का सामान मिलता है, वो लोग बाहर चावल है, गेहूँ है, ये बाहर सेल करते हैं। तो उसके अंदर उनको कैसा कि बड़ा मुनाफा होता है और वो जो राशन का जो सामान होता है वो अच्छे जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाँ। तो जैसे कि अच्छी दुकानों में जाता है और बड़े दामों में बेचा जाता है उसको। अच्छा साहब, मेरा एक सवाल है कि आप ये केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, इस तरह से उन्हें नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर गरीब के घर तक राशन पहुंचाना चाहिए, इस और गरीबों को तक मिले, मगर जिस तरह से अभी राशन में इस तरह से काला बाजारी, ऐसे महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार को क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो केंद्र सरकार तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। कैसा होता है कि केंद्र सरकार होता है कि वो हर एक जगह ध्यान नहीं दे पाते, इसके लिए छोटे छोटे राज्य बनाए हुए। तो ये हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, जैसे कि शिंदे सरकार है, जिनके सरकार में मंत्रिमंडल है, उन्होंने इस सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके अपने छगन भुजबल साहब जो अन्न नागरिक पुरवठा मंत्री है, वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अगर उन्होंने ध्यान से काम किया तो ये कालाबाजारी रुकने के लिए अच्छा आसान हो जाएगा। और जनता के लिए क्या कुछ करना, जैसे पब्लिक है, पब्लिक को क्या सुझाव दे रहे हैं, जो भोली भाली जनता, ऐसे लोगों को क्या कुछ करना चाहते हैं? देखो भोली भाली जनता का उससे मेरा यही निवेदन है, उनसे एक विनती है कि देखो जब आप राशन दुकान में जाते हो तो जब राशन दुकानदार जो आपका अंगूठा लेता है तो उस टाइम में वो आप मशीन पे चेक करो कि आपका हुआ है कि नहीं, क्योंकि वो क्या करते हैं 2 बार आपका अंगूठा लगाते हैं कि भाई आपका नहीं हुआ करके, और कभी कभी आपसे OTP मांगते हैं, मिसमैच हुआ, और लास्ट में आपको ये बताया जाता है कि आपका कैंसिल हो गया, आपका नहीं हो रहा है करके, या फिर उसमें का एक आधा राशन उनको दिया जाता है, आधा राशन दिया भी नहीं जाता। तो वो जो आधा राशन होता है वो आधा राशन लोग साइड में निकल के कालाबाजारी से बेचते हैं, तो उसके ऊपर आप ध्यान रखो। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये सरकार तो बोलती है बिल दो, मगर ये राशनिंग वाले जो राशन के सरकारी दुकान वाले, वो राशन का बिल नहीं देते, इसके बारे में पूछो। देखो राशन का बिल देना कानूनन कायदे के से अनिवार्य है, जो देना ही चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं देते, क्योंकि इनको अगर बिल देंगे तो उनको मालूम है कि कालाबाजारी नहीं हो पाएगी, और कालाबाजारी करने के लिए ये लोग बिल नहीं देते। धन्यवाद सर, जिस तरह मैं मुझसे बात किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। माने साहब ने अपना अमूल्य समय निकाल कर, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका भी ऑपरेशन हुआ था, बहुत पीड़ित थे, बहुत परेशान थे, उसके बावजूद भी गरीबों की आवाज़ बुलंद करने के लिए और शासन प्रशासन से लड़ने के लिए ताकत देने का काम उन्होंने जो किया है, मेट्रो दिनांक परिवार और पूरी दर्शक और पूरी हमारी जनता उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं जल्दी माने साहब स्वस्थ हों और फिर गरीबों की जो आवाज़ है वो बुलंद करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं एक और भी मामला यहाँ का मलाड वेस्ट का मामला है, जो राशन से पीड़ित लोग हैं, जो कि उनको राशन नहीं मिलता है और राशनिंग विभाग के ऑफिस में जाते हैं तो उनसे पैसे की मांग की जाती है, और अगर पैसा की देने से मजबूरी जताते हैं तब उनको बोलते हैं कि कलेक्टर से आप लिखवा के लाइए कि आपका इनकम कितना है। ऐसे उनको परेशान किया जाता है। कोरोना काल में, जबकि मैं बताना चाहता हूँ कोरोना काल में उनको राशन मिला है, हमेशा राशन मिला है, मगर अभी केवल वो एक बहाना बताते हैं 59 का, कि 59 से ज़्यादा आपका पगार होगा।
जबकि आपको जब बता दूं कि महाराष्ट्र के जीआर के अनुसार, पुराना जीआर है, उसके अनुसार सरकार ने अभी 2.25 लाख रुपए तक बढ़ा करके दिया। उसके बावजूद भी जिस तरह से इनको परेशान किया जा रहा है, मैं जानने की कोशिश करता हूं उनको क्या प्रॉब्लम है। क्या आपका नाम क्या है, आपको प्रॉब्लम है? मेरा नाम हर्षद मेहता है। कम से कोरोना के टाइम में हमको राशन पानी दिया। अभी वो बोलता है कि तुम्हारा ये लेके आओ, वो लेके आओ, और पैसा मांग रहे हैं उन लोग, लेकिन हम लोग कहाँ से लाके पैसा देंगे? राशन नहीं मिल रहा है, हम लोग कहाँ से? कितना लोगों का राशन? ऐसे कम से कम 15 आदमी होंगे जो ये सोमवारी बाजार में है। उसका नाम तो नहीं मालूम है। सोमवारी बाजार में उनका ऑफिस ये है, राशन जो देता है वो मोची मार्केट के बाजू में ही है। अच्छा, दुकान का नाम क्या है? दुकान का नाम तो अभी हमको मालूम नहीं है, याद नहीं है। नहीं, 142-29 आपके राशन कार्ड में अभी बताया, 42-129 का जो मैं राशन कार्ड का दुकान खोल लिया, तो 42-129 का दुकान पे जाते तो वो क्या बोलता? वो बोलता है कि जाओ तुम लिखा के लाओ। अच्छा, लिखा के लाओ। वो देता ही नहीं है। ऐसे कितने जन है वो, कितने जन को नहीं दे रहा है वो? बहुत जन आदमी, 10-15 आदमी है। हमारे चाली के कम से कम 6-7 आदमी है, दूसरी चाली के 10-12 जन है। ऐसे बहुत जन लोग हैं। हाँ। एक नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ। देखिए ये 42-129 इनका राशन कार्ड है। उनका ऐसे 42-129 लिखा है। यही उनका दुकानदार है, जो कि उनका मदद कोई नहीं कर रहा है, जैसा कि सर ने दिखाया अभी। तो ये मैं इस और क्या प्रॉब्लम आपको? राशन लेने में परेशानी हो रही है आपको? राशन हम गए थे, राशन ऑफिस में गए थे, तो बोलते तुम्हारा पगार कितना है, क्या है, तो तुम्हारा आदमी क्या काम करता है, क्या नहीं। तो हम अपना नाम दिया, हमारा स्टेट एजेंट का काम है। कभी चला तो चला, ना तो नहीं भी। 6 महीने बैठते हैं, कभी 1 साल भी बैठना पड़ता है। तो हम लोग को ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं है, हमारा बड़ा काम नहीं है, छोटा काम करते हैं। हम बैठ के अपना रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसे बहुत जन है जो वो भी, उनको भी प्रॉब्लम है, तो वो भी कैसे करेंगे हम लोग? उधर जाता है राशन नंबर तो तुमको नहीं मिलेगा, नहीं आपको भगा डालता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षद मेहता है। देखिए, हर्षद मेहता साहब ने जैसा बताया, नाम तो नमस्कार सर, मैं मेट्रो दिनांक परिवार तरफ से आपका स्वागत करता हूं सर। जैसा कि एक मैंने पिछले दिन जो किस जन्माष्टमी था उसमें खुले पूरे 10,000 पब्लिक लगभग थी, उसके बीच में मैंने 1-2 मुद्दे आपसे उसमें मांग किया था, और उसमें पूरी जनता की मांग थी, मेरा ही नहीं। वो जो राहुल सालुंखे करके जो आरोप था, जिसका एकदम रावण के जैसा होता है, 7 वर्ष की जगह होता था, सब लोगों की कितनी वेदना थी, कितना अपमान हुआ था, जिसमें आपके लेटर का भी अपमान हुआ था, राजहंस सिंह के लेटर का अपमान था। आपने वो जब मांगे, मैंने सार्वजनिक रूप से किया, तो वो 2 मांग, जिसमें से एक मैंने राहुल सालुंखे के ट्रांसफर, और दूसरा मैंने वहां पे छाया बनाने के लिए, मंडप बनाने की मैंने मांग किया था। उसमें आपने राहुल सालुंखे का तो ट्रांसफर करा दिया। अभी ये जो छाया बनाने का उसके बारे में क्या कुछ करना है, इसके बारे में? ये छत रोड पे बनना है, इसीलिए बीएमसी की, ट्रैफिक की, फायर ब्रिगेड की सारी केरों से लेके, जहाँ से अगर कोई आपातकाल आ गए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जानी चाहिए, ट्रक जाना चाहिए, सारा जो है वो ट्रैफिक सेरों से लेकर उसका काम मैंने शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में जो लोगों को आवश्यक है वैसा छतवा बन जाए। मगर साहब, जिस तरह से राहुल सालुंखे का आपके ऊपर बहुत दबाव आया, जिस तरह से आपको बोला, मैंने आप ये बताएं या ना बताते, कोई ये आप आमदार है नहीं वो बता रहा, मगर मुझे मालूम है आपके ऊपर बहुत दबाया, बहुत प्रेशर किया, आपको बहुत मोल्ड करने की कोशिश किया, फिर भी आपने उनका ट्रांसफर कराया और छगन भुजबल से बात किया। इस पर क्या कुछ कहना चाहते? देखो, मैं जनसामान्य से यहाँ तक आया हुआ एक कार्यकर्ता है और विधायक। सर्वसामान्य हमारी कोई जनता इस रजिस्ट्रिंग ऑफिस में जाने के बाद, उसके बाद अगर पैसा मांगा जाता है, अगर कोई हमारे परित्यक्ता महिला, विधवा महिला वहाँ जाती है और उससे पैसा मांगा जाता है, और जिस तरह से लोगों को तकलीफ दिया जाता है, ये शिकायत आने के बाद भी इस तरह से अगर ये लोकशाही में काम चलता रहेगा, तो जहाँ मैं विधायक है वहाँ मैं किसी को भी सहन नहीं करूँगा, भले राहुल सालुंखे और कोई भी हो। ऐसे काम करने वालों को वहाँ से उठा के दूसरी जगह भेज देना ये विधायक का कर्तव्य होता है। सचमुच राहुल सालुंखे ने लोगों के साथ गैर अन्याय किया था, लोग उसको कंटाल गए थे। जैसे आपने ये बात मेरे पास रखी, दूसरे दिन उसका ट्रांसफर का ऑर्डर निकाला। और देखो, दबाव जो आता है ना, उसको मैं डरता नहीं। मैं सर्वसामान्य जनता का लोक नेता हूँ, लोगों ने मुझे चुन के दिया है। जिस जनता ने मुझे चुन के दिया है, उनके हित के लिए अगर मुझे मेरा जीवन भी देना पड़ा तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं। प्रभु साहब, मैं बताना चाहता हूँ, जो पीड़ित 3 लोग थे, जोसा पांडे, सुमन तिवारी और सूर्यवंशी, तीनों लोग आपको धन्यवाद देने के लिए आपके कार्यालय पे गए थे, मगर दुर्भाग्य कि आपके विषय में कहाँ पे गए थे, आप मुलाकात में हुए। इसी के साथ मैं एक सवाल बहुत जो है ज्वलंत मुद्दा है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे माहौल से अन्य क्षेत्र से लोग आए,
वो एड्रेस चेंज कराते तो उनका राशन कार्ड बंद कर दिया जाता, उनके खाद्य पदार्थ नहीं मिलते। दूसरी बात मुद्दा ये है कि 59,000 जिसका अगर आमदनी है तो उनको राशन नहीं मिलना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक भिखारी भी अगर रोड पे मांगता है 250 से 300 रुपया तो भी 84,000 रुपया उसका हो जाता है, तो उसको भी राशन नहीं मिलना चाहिए। तो इतने लोग राशन जो मिल रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ये भी बताना चाहता हूं कि जब 59 का जो प्रावधान आया था महाराष्ट्र सरकार ने, तो उसमें 1.5 लाख रुपया टैक्स फ्री था। इस समय 7 लाख टैक्स फ्री है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं सर सरकार से? है कि सरकार चल रही है, लेकिन चलते समय सरकार पीछे नहीं देख रही है कि उसका फायदा लोगों को कितना होगा। जी, ये जो बात है रेस्टिंग की, लोगों को धान्य नहीं मिल रहा है, अनाज खराब आ रहा है, बार बार हमने विधानसभा में कहा है, मंत्री महोदय को लेटर लिखा है, लेकिन सरकार जो है अगर गूंगे की और बहरे की और अंधे का अगर उसने कोई रूप लिया होगा तो उसको क्या करेंगे? उसको एक ही है, जनता को, इस सरकार को यहाँ से उतार के फेंक देना पड़ेगा। तो ये काम साहब, ये मेरा ज्वलंत मुद्दा जिस समय कि आज कई हफ्ते से मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के चैनल पे चल रहा है, 42G AR राहुल सालुंके करके है, जो कि आज लगभग 7 वर्ष से यहाँ कुंडी मारे बैठा हुआ, 3 वर्ष तक इंस्पेक्टर रहा, फिर 4 वर्ष से लगातार महाराष्ट्र का, जबकि महाराष्ट्र की गाइडलाइन से 3 वर्ष से ज्यादा कोई रह नहीं सकता। ये आरोप होकर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार और आतंक जैसा मचा रखा है भ्रष्टाचार का, कि जैसे आपको मैं बताता, एक सूर्यवंशी करके था जो खाजगी कर्मचारी था, साफ सफाई का काम करता था, अपंग आदमी था, उसको लाफा मारा उसका, क्योंकि राशन कार्ड में नाम नहीं छा। दूसरी बात, मकबूल कंपाउंड में एक उषा पांडे करके महिला रहती, 1 वर्ष पहले उसके ससुर का देहांत हो जाता है, फिर उसके देवर का देहांत होता है, फिर उसकी पति का कैंसर से पीड़ित रहता है 15-16 वर्ष, उसकी स्थिति बहुत खराब है, उसकी मौत हो जाती है। 70 वर्ष की वृद्धा सासू रहती है मात्र, और उसके बाद नाबालिग 2 बच्चे रहते हैं, उनका नाम चढ़ाने और सास का नाम सास आदेश देती है, मतलब आग्रह करती है, विनती करती है प्रशासन को, लिखित देती है कि हमारे बहू और मेरे पोते के लोगों का नाम चढ़ाए, मगर आमदार सुनील प्रभु साहब, राजहंस सिंह साहब 2-2 बार लेटर देते हैं, लेटर देते फोन भी करते हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है और न ही नाम चढ़ा जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से सुमन तिवारी करके संजय नगर में महिला रहती है, उसका भी विधवा महिला है, गांव से लिखा के राय तहसीलदार से लिखा के लाने के बावजूद 2 आमदारों का लेटर लेके जाते हैं। साथ में डॉक्टर अजंता यादव जो आज की मुंबई प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्षा है और पूर्व मुंबई कांग्रेस के महिला अध्यक्षा रह चुके, वो साथ में गई और आग्रह करके कि ऐसे लोगों का मदद, मगर उन्होंने किसी दर्द ना कर दिया, उनके लेटर का कोई कीमत ही नहीं रखी, अवमानना की, अपमान किया, फेंक दिया गया। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि ऐसे होना चाहिए। इनके ऊपर तो जेल के सलाखों में भेजा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जबकि कई चैनलों मुद्दों, मतलब चैनल से लेकर अखबारों तक पूरा मुद्दा उठाया गया। ऐसी परिस्थिति में आप विपक्ष में, मैं जिला का आप अध्यक्ष हैं, आप नगर सेवक, आप दर्द समझ सकते हैं कि जब राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ाया जाता है, या किसी का कटिंग में आ गया, किसी के रोड कटिंग में आ गया, अगर उसका एड्रेस भी चेंज कराता तो उसका राशन कार्ड बंद कर दिया जाता, और उसका बंद चालू करने के लिए 12,500-15,000 का सौदा ही करता है, और इस तरह से कई लाख का महीना कमाने का भ्रष्टाचार करा। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? मैं सालून के बोल के जो आरोप है मैं उसको पहचानता नहीं हूँ, ना उसका कंप्लेंट मेरे पास अभी तक आया हो, लेकिन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अब बार मैं आपके चैनल न्यूज़ देखता हूँ, तो आप उसके बारे में अपने मुद्दा उपस्थित करके कुछ लोगों का जो काम हुआ नहीं, क्या भ्रष्टाचार हुआ है या पैसा लेके काम अगर कोई अधिकारी करता है, उसके बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं देख रहा हूँ। एक सालून के नहीं है यहाँ पे, एक सालून के नहीं है, बहुत सारे सालून के। और सबसे पहले इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर कौन है? छगन भुजबल साहब। छगन भुजबल ही भ्रष्टाचार का बादशाह है। ये लोग, ये अधिकारी जो आते हैं ना, वो उनको पैसा देके आते हैं। अब मुझे बता दो कि एक आमदार सुनील प्रभु जी, सत्ता पे रहने वाले राजवंश सिंह जी, अगर वो पत्र देखे या वो उनको फोन करके अगर कुछ काम होता नहीं है, उसका मतलब क्या है कि ये लोग भ्रष्टाचार से इतने भिड़े हुए हैं कि उनकी गिनती करना अभी नहीं। अब इनकी गलती इनकी नहीं है,
ये लोग यहाँ पे आने के लिए मिनिस्टर को उनको नहीं बोला तो 20-20, 25-25, 40-40 लाख रुपए उनको देना पड़ता है और ये लोग गरीबों से वसूल पैसा करते हैं। और छगन भुजबल ये भ्रष्टाचार के बादशाह है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कौन रहेगा तो छगन भुजबल। तो उनके साथ काम करने वाले लोग उनका जो डिपार्टमेंट में वो डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग ऐसे ही रहेंगे, भ्रष्टाचारी रहेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सालों को इतना ही एक विनती बोलो कि ऐसा मत कर लो कि झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं वो दिन में 100, 200, 400, 500 लेके हाथ के ऊपर उनका पेट है, वो आते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। ऐसे लोगों से अगर कोई सालों के अगर कोई ऐसा अधिकारी, रेशनिंग अधिकारी की दैनंदिन जीवन में ये डिपार्टमेंट काम आने वाला अधिकारी, अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचार करके लोगों को परेशान काम करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हमारे आमदार सुनील प्रभु जी से मैं बात करता हूँ और सुनील प्रभु जी से आने वाले अधिवेशन में ये मुद्दा उपस्थित करके कि अगर ऐसे अधिकारी हमारे कुरार गांव जैसे कि कुरार क्षेत्र उनके पास है और कुरार क्षेत्र एक झोपड़पट्टी है, स्लम है। अगर स्लम में अगर कोई 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 लेके काम करने वाला कोई अधिकारी रहेगा तो मैं आमदार से बात की तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर जबकि सर महाराष्ट्र और मुंबई के थाना के जो कंट्रोलर हैं उनके पास भी शिकायत गई है, डीसीआर के पास भी कंप्लेन गई है। और आपको एक मुद्दे की सबसे बड़ी बात बताना कि मलाड ईस्ट और वेस्ट में 213 दुकानें हैं। हर दुकानों से सूत्र ने पूरे बताया कि हर दुकान से इनको किसी से 15,000, छोटी दुकानें से 15,000 और बड़ी दुकान से 25,000 रुपये महीने का ये वसूलने का काम करता है, जिसके वजह से आज जो राशन कम दिया जाता 25 किलो की जगह 15 राशन देते हैं। तो ये मजबूरी है उनकी दुकानदारों का चोरी करना। ऐसे दुकान खुद बताते हैं, दुकानदार खुद बताते हैं और कंट्रोलर के पास कंप्लेन, डीसीआर के पास फिर हमारे मंत्री लोगों के नस में घुस गए हैं। जब तक ये ऊपर से ये नहीं आएगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, तब तक ये होने वाला नहीं है। और रेशन दुकान से पैसा लेके ये लोग काम करते हैं और रेशन दुकान वाले गरीबों से वो माल काट छूट वो जो रहता है वो करते हैं। हम कितना कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर मंत्री सुनता नहीं है तो उसके ऊपर अपन क्या करेंगे। लेकिन पत्रकार महोदय ये बात यहाँ के हमारे आमदार सुनील प्रभु जी, वो उनके साथ मैं बातचीत करके वो कंट्रोल के ऊपर और ये आरोप के ऊपर, सालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं जरूर बात करेंगे और उसको न्याय मिलने का काम होगा। आप लेटर देंगे, शिकायत करेंगे? जी पक्का। अच्छा, मेरा ये छोटा सा सवाल है कि साहब आप छोटे छोटे मुद्दों पर सबको ईडी की जांच होती है। आज जो 2500 लाख रुपया एक गद्दी पे बैठ के कमा रहा है, जिसके बाद कितनी करोड़ों की संपत्ति, क्या इनके ऊपर ईडी की जांच होनी चाहिए कि नहीं? ईडी नमस्कार दोस्तों, आज एक गंभीर विषय पे मैं बात करने के लिए आप कांग्रेस पार्टी के उत्तर मुंबई के कार्याध्यक्ष सम्माननीय राष्ट्रपति यादव साहब से मैं संपर्क करने के लिए आया हूं। जो गंभीर मुद्दा ये है कि हाजी बाबू रोड पे जो ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस था, कल उसका छज्जा गिर गया। गिरते समय वहां से बच्चे और आधार कार्ड बनवाने के लिए उनके अभिभावक लोग जा रहे थे, बाल बच गए, नहीं तो उनके गंभीर चोटें आ सकती थी, मौत भी हो सकती थी। ऐसी स्थिति में कोई भी
किसी भी पार्टी के लोग वहां पे या आमदार, नगर सेवक, खासदार कोई वहां पे दिखाई नहीं पड़े। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि राजपत यादव साहब इस पर क्या कुछ कहना। राजपत यादव साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं जिस तरह से हाजी बाबू रोड ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस है, मगर आज वो मौत के कुएं में वो लोग बैठ करके काम कर रहे हैं। 50 लोगों का जीवन, जिंदगी और मौत में है। उसके अलावा सुबह से लेकर शाम तक आधार कार्ड के लिए लाइन लगी रहती है। इस पर क्या कुछ करना चाहते हैं? ऐसा है, हाजी बाबू रोड का जब सुना गया तो उसके कुछ समय के बाद काफी यहाँ लोकल उपस्थिति नहीं थी। बाद में जब देखा गया काफी जर्जर हालत में, और मेरे समझ में नहीं आता कि प्रशासन क्यों सोया है। कहावत है ना, प्रशासन की चमड़ी मोटी है। प्रशासन इंतजार कर रहा है कि किसी की मौत हो जाए, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, तब जागेंगे। सबसे अच्छी बात है रही कि कल कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, भगवान का आशीर्वाद है भोलेनाथ जी का। लेकिन अगर किसी को मार लग जाता या कोई दुर्घटना हो जाती तो प्रशासन एक घड़ियाली आंसू बहा के अपना काम खत्म कर देता। लेकिन उस परिवार के लोग, उस जो करता धरता है, उसका परिवार कैसे चलेगा, ये प्रशासन कभी सोचा है? इतनी दयनीय स्थिति है, और उस दयनीय स्थिति को वहाँ पे काफी लोग काम करते, स्टाफ है, कर्मचारी है, उन कर्मचारी में भी दुर्घटना हो सकती थी। आम जनता में नहीं, कर्मचारी पे भी हो सकती थी। आज पूरे कर्मचारी अपना जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को जगाने का काम करता हूँ कि जागे, और उसके बारे में पत्र व्यवहार भी करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रशासन की चमड़ी मोटी है। इसको जगाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जगाएंगे जरूर, और न्याय दिलाने का पूरा कोशिश करेंगे। यादव साहब, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, 2 बरस पहले मेट्रो दिनांक समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई थी, जिस पर शासन प्रशासन के लोग जागे और आकर के लिपापोती करके मामले को फिर ठंडा कर दिया। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि फिर वैसी कि तैसी हो गई, मगर वहां पे कोई काम नहीं हो। जब ये घटना घटी, मैं वहां के जो पोस्ट ऑफिस के जो हेड थे, मैं उनसे मिलने के लिए गया, और उन्होंने, मैडम ने कहा कि मेरे साथ मैं मजबूर हूँ, मैं इस पर न कुछ बोल सकती हूँ, न मैं आपको फोटो यहाँ खींचने दूंगी, न ही कोई मैं ये कहूँगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसी मौत के कुएं में आप लोग बैठ करके काम कर रहे हैं, इस तरह से है, और कितने लोग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे आते जाते हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए। अब स्थिति ऐसी है कि कभी भी बड़ी घटना हो सकती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये आपके लिए सवाल का जवाब देना होगा। उन्होंने एक ही बात कहा कि मैंने जो हमारी धार्मिक थी, मैंने कंप्लेंट किया, मगर उसमें सुनवाई नहीं हो रहा। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल सकती हूँ, मैं माइक के ऊपर नहीं। तो इस पर क्या, किसकी सर, किसको आप जिम्मेदार? एक तो 2 साल पहले आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से उस समस्या को आपने उठाया था। उठाने के बाद जो लिपापोती की, वो सबसे बड़ी गलती काम है। उसकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी करवाए होते, सर्वे करवाए होते, इंजीनियर की राय ली होती कि लिपापोती करने से काम चलेगा कि इसको तोड़ के बनाना पड़ेगा या शिफ्ट करना पड़ेगा। जो उस समय का इंजीनियर है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात, और लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं कि लाइन लगती है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हर जगह आधार कार्ड आप कंपल्सरी कर लो, बिना आधार कार्ड का कुछ नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आधार कार्ड जरूरी नहीं है, आप बोलते हो लिंक करो, लिंक नहीं किया तो 1000 रुपया फाइन लगता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक नहीं तो 1000 रुपया फाइन लगता है। तो यही 2 मत है, यही 2 मत है। तो उसको सरकार को कहीं नहीं तो कहीं वहाँ काउंटर बढ़ानी चाहिए। पोस्ट ऑफिसों में आधार कार्ड अपडेट हो रहे, आधार कार्ड नहीं बन रहे, तो वहाँ पे काउंटर बढ़ानी चाहिए। मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक मांग है। दूसरी बात, जो गिरा है इस पे पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। उस बिल्डिंग को जो इंजीनियर ने सिर्फ रिपेयरिंग किया, वो जिम्मेदार है कि लिपापोती करने का काम नहीं किया। मैं माननीय विधायक जी से भी अनुरोध करता हूँ कि कभी कभी उस तरफ भी अपनी नज़र घुमा लिया करिए। आप व्यस्त है विकास के कामों में, विकास करने में। आप 100% विकास की बात करते हैं, उस 100% के विकास में एक काम वो भी है, लोगों की सुरक्षा का ध्यान देना। जहाँ आम जनता की जरूरत है, पोस्ट ऑफिस, उस पोस्ट ऑफिस की हालत इतनी खराब है। 10 साल से आप बैठे हुए हो, आपकी नजर नहीं जा रही है।
मेट्रो दिनांक उठा रहा है तो आपका रिपेयरिंग हो रहा है, उसके बाद भी आपकी नजर नहीं जा रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। क्या इसको सर बीएमसी को जिम्मेदार नहीं मानता? बीएमसी जो डेंजर जो घोषित की जाती है, आज लगभग 70 वर्ष की जूनी एक स्ट्रक्चर है, वहां पे ऐसी जगह कोई एक जगह भी नहीं खाली है जहाँ की और सब लोखंड दिखाई पड़ता है, क्या उसको जिम्मेदार नहीं? एकदम बीएमसी जवाबदार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बीएमसी को तुरंत उसके बारे में एक्शन लेना चाहिए और क्या कर सकते हैं, जो कानूनी कायदा नियम के मुताबिक जो भी होता है उसको करना चाहिए। और प्रॉपर्टी किसकी है, सरकार की प्रॉपर्टी, जो सरकार उसके बारे में देखेगा, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी हम पता कर लेंगे और उसके ऊपर तुरंत कानूनी कार्रवाई हो करके लोगों की जान से बड़ी कोई चीज नहीं है। सर सलामत तो पगड़ी 1000 मिलेगी, लोगों का जान जोखिम में डाल के काम करवाना मेरे हिसाब से एकदम गलत है। इस पे जो भी जवाबदार है उसको कार्रवाई करनी चाहिए। फिर से कहता हूँ, विधायक साहब एक नजर उस तरफ भी करेंगे। मैं कार्याध्यक्ष है, क्या आपकी जिम्मेदारी होती है, क्या आप विजिट करेंगे, क्या उसमें कुछ शासन प्रशासन को आप लेटरबाजी करेंगे, क्या है उसके इसका ध्यान आपकी क्या रोल होगा? मैं कल देखा हूँ, आज हम पत्र बना रहे हैं और सब जगह पत्र भेजेंगे कि भाई इसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होती है। 2 साल पहले रिपेयरिंग वाली जानकारी मुझे नहीं थी, आपके चैनल के माध्यम से मिला है। अगर 2 साल पहले रिपेयरिंग हो तो रिपेयरिंग अगर इस स्थिति में तो रिपेयरिंग कैसे किया, हर जगह सलिया दिख रही हो, सलिया तो करना ही नहीं चाहिए उसको, तो कैसे भी तो कहीं से गलत है और पत्र व्यवहार करेंगे, उस पत्र की कॉपी आपको भी दी जाएगी। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि रिपेयरिंग शुरू हुई तो कोई 10% हुई, बाकी ऐसे को ऐसे पड़ा है, आज भी वैसी स्थिति में पड़े हैं। ये दुर्भाग्य है और वहाँ के जो कर्मचारी है, अधिकारी हो, वो उनके भावनाओं का मैंने, जबकि मैं अपने अधिकार क्षेत्र से मैं फोटो ले सकता था, जो हमारी ड्यूटी थी मैं कर सकता था, मगर उन्हें कोई कार्रवाई न हो, इसीलिए उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने वो जिम्मेदारी को दरकिनार किया। मगर आपकी स्थिति वहां पे अगर दौरा करेंगे, विजिट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा केवल 1-2 जगह ऐसे सीमेंटेड, ऐसे पलस्तर जैसे कर दिया गया, बाकी सब लोखंड की सरिया दिख रही, सब टूटी हुई, ऐसी स्थिति, सब गिरने के कब बैठ जाए कब गिर जाए ऐसी स्थिति हो। तो ऐसे जो कांदी वली में इनके हेड बैठते हैं, ऐसे लोग जीपीओ जो मुंबई बीटी में बैठते हैं, ऐसे लोगों के पास आप शिकायत करेंगे कैसे? 100% जीपीओ को भेजेंगे। बीपी का जो बिल्डिंग प्रपोजल है और सहायक आईटीपी नॉर्थ को भी लेकर जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट है। अगर बिल्डिंग खतरे में है तो उनकी नैतिक जवाबदारी है, उस पर एक्शन लेना का, कार्रवाई करने की उनकी जवाबदारी है, क्या करना है। और अगर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी हो रही तो कार्रवाई, नहीं करवाई तो अगर डेंजर है तो उसको खाली करवाई। जिस तरीके से जो भी नियम कायदे से बैठता कार्रवाई, रिपेयरिंग है तो रिपेयरिंग का तुरंत इमरजेंसी ऑर्डर निकाल करके रिपेयरिंग का काम तुरंत शुरू करना चाहिए। धन्यवाद। मैं राजपति यादव साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से मेरे मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से उन्होंने शासन और प्रशासन तक अपनी बात रखने की कोशिश की है और उन्होंने मैं थोड़ा और भी डिटेल्स जानना चाहता हूं, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर आप? मैं एक चीज जानता हूँ कि मैं बोलना भूल गया, क्षमा चाहता हूँ आपके चैनल के दर्शकों से भी, कि आपने जो राशनिंग का एक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, राहुल सेवाले नाम का भ्रष्ट अधिकारी के, उसमें आपका अभिनंदन और आपकी बधाई कि आपने शुरू की लड़ाई और आखिरी दम तक लड़े और उस चीज को, एक पॉइंट को, एक चीज को आप लोगों को लाए। उसके लिए सबसे पहले मुझे वही बधाई देना था, लेकिन मैं दिमाग से निकल गया। सबसे पहले उसके लिए आपको बधाई, आपके पूरे चैनल को। रही बात जो पोस्ट ऑफिस की भी है, जैसे आपने बताया है कि लास्ट टाइम हमने उठाया था तो रिपेयरिंग हुआ, मुझे पूरा विश्वास और भरोसा, जब मेट्रो दिनांक का माइक आदरणीय दीनानाथ तिवारी जी के हाथ में है तो उस पोस्ट ऑफिस का भी कल्याण जरूर होगा। और हमारी तरफ से मैं पूरा लेटर दूंगा। हमारे मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उनसे भी कहूँगा कि आप इस मुद्दे को उठाइए कि इतने दयनीय स्थिति में जो इमारतें हैं, सरकारी इमारतें, सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान देना चाहिए और उसके लिए भी हम उनसे कोई बात नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजपति यादव साहब, जिस तरह से 42 गढ़ में भ्रष्टाचार का जो रावण बना राहुल साहब उनके था, उसके
खिलाफ सबसे पहले अगर इस लड़ाई में साथ गरीबों का साथ देने का काम किया था तो राष्ट्रपति यादव साहब ने किया, जिसकी उनकी आवाज को लोगों तक पहुंचते गई और दिनों दिन लोगों का कारवां बढ़ता गया और लास्ट में ऐसा हुआ कि उस रावण का अंत हुआ, उसका ट्रांसफर किया गया। मैं उनका तहे दिल से मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि ये भी मुझे विश्वास है इसकी भी शुरुआत आपने किया तो जरूर जो मौत के छाए में बैठ करके और वो लोग अपना ड्यूटी बजा रहे हैं ऐसे लोगों को भी न्याय मिलेगा। जैसा कि सर ने भी बताया है कि मैं इसका दौरा करूंगा, जांच कराऊंगा, इस पर भी मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम लोगों को हमने आह्वान किया है, भैया जिसको जिसको कंप्लेंट है उनसे अधिकारी ने स्टाफ ने पैसा खाया उसका लिखित निवेदन हमको आप दे दो, उनके ऊपर हम कार्रवाई कराएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। मगर जिस तरह से मैं जानता हूं कि सर आप कार्रवाई कराएंगे, अगर नहीं होगा तो अगर आंदोलन करके, मगर एक उनकी समस्या जैसा कि मैंने अभी बात किया ऑन रिकॉर्ड कैमरा के ऊपर नहीं है, 19 पदे कलर का खाली है, केवल एक कलर का है जिसकी वजह से उनको काम करने में बहुत पड़ता है। उन्होंने प्राइवेट रूप से भ्रष्टाचार करके, चाहे भ्रष्टाचार से चाहे अपने से लेकर के किधर से वो पैसा अर्जित करके 4-5 लड़कियों को रखे और काम कराते। तो आपका क्या दायित्व नहीं बनता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आपकी सरकार है तो उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए, उसका जगह भरना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना है? इस ऑफिस को जो भी मदद लगेगी प्रशासनिक, वो सभी मदद हम ऊपर से जो हमको बताएंगे, हमने उनको बोला है आप मदद हमको बताओ, वो सभी मदद हम ऊपर से मुहैया कराएंगे। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है साहब, जिस तरह से आज 35 से 40 वर्ष का एक GR है कि 59,000 जिसका अगर इनकम होगा उसी को राशन मिलेगा, आज उसी का मुआवजा लेकर के ये अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं। अगर कोई लड़ने की कोशिश करके व्हाइट कर देते हैं, जिस तरह से राहुल सालुंके जैसे भ्रष्ट अधिकारियों ने 10-15 हजार रुपया लेकर के ये गोरखा धंधा करा, तो क्या आप उस समय 35 वर्ष पर 1.5 लाख टैक्स माफ था और 59 इनकम जिसका होता था उसको राशन मिलता था, और आज मोदी सरकार ने 7 लाख टैक्स माफ कर दिया है। और क्या 2 से 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया होने वाली इनकम को जो साल में होता है, ऐसे लोगों को राशन मिलना चाहिए कि नहीं? क्या यह मुद्दा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संबंधित विभाग, आमदार खासदार की ये चर्चा आप करेंगे क्या? मोदी जी ऑलरेडी 80 करोड़ लोगों को फ्री में दे रहे हैं, लास्ट 4 साल से दे रहे हैं, आने वाले और 5 साल हमने बोला है, तो गवर्नमेंट तो मदद कर रही है। लेकिन आपका पॉइंट भी लॉजिकल है, ये पॉइंट सही जगह पर सही लॉजिक से हम रखेंगे और उसका फॉलोअप भी करेंगे, ये मैं आश्वासन आपको देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। हूँ कि आज ये जो आज लोगों का भ्रष्टाचार से बहुत त्रस्त थे, मैं देखा था कि 2-3 महिलाएं रो रही थी, और उसके बाद मैं तहे दिल से मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से और पूरे परिवार की तरफ से मैं विनोद सेलार साहब को मैं आज एक पुरानी इनकी यादें ताजा हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय शिक्षा समिति में जिस समय शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे सेलार साहब, उस समय शिक्षा समिति की नींद भ्रष्टाचार की उड़ा के रखी थी। ऐसे मैं आज पूरे चैनल के माध्यम से विनोद सेलार जबकि नगर सेवक नहीं होने के बावजूद, पूर्व नगर सेवक आज मामूली पदाधिकारी होने के बावजूद भी उन्होंने जो लोगों के मुद्दा के लेकर के लड़ाई लड़ी और लोगों को न्याय दिला, इसके तहे दिल से मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये एक विशेष मुद्दा मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि केंद्र में सरकार है आपकी, महाराष्ट्र में सरकार है। जिस तरह से राशनिंग माफिया इस समय इतना सक्रिय हो गए हैं कि इतना सक्रिय हो कि जो गरीबों का राशन वो छीन कर बेचने का काम कर रहे हैं। और गाड़ी पकड़ी जा रही है, मगर वहां का जो आरोप है अतिष्ठा, पुलिस विभाग से भी आर्गुमेंट करके कि नहीं हमारा अधिकार है, आपको राइट नहीं है पकड़ने का, ऐसे उसे गाड़ी छुड़ाई जा रही है। जो कि जो राशनिंग माफिया है प्रवीण पटेल और हसमुख शाह, इनके ऊपर कम से कम दर्जनों मुंबई, महाराष्ट्र, थाने, कल्याण से लेकर हर जगह मामले दर्ज है। उसके बावजूद भी उनको छोड़ दिया जा रहा है। और स्थिति सबसे बड़ी नाजुक ये हो जाती है कि जब जो काम पुलिस प्रशासन का होना है, करती भी है, और सरकार की है, सिस्टम का है, मगर वो ना करके आम पब्लिक, जिस तरह से मेट्रो दिनांक ने लगभग 2 महीने से ये माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चला जिसमें पब्लिक जागरूक हुई और ये
पकड़ करके देने का काम पुलिस को पब्लिक कर रही है। उसके बावजूद भी ये राशनिंग माफिया के जो अतिष्टाक जो समर्थन करने राशनिंग विभाग के अधिकारी छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपकी सरकार है? सबसे पहले मैं इस जो आपने कहा कि जो राशन का फेरबदल हो रहा है, हमारी जरूरतमंद लोगों के पास उनके हक का राशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। और मैं अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ। और इस मुहिम के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के अभी विनोद शेलार जी ने भी इस मुहिम के खिलाफ आवाज उठाई थी। आज आदरणीय आशीष शेलार जी ने भी इस मुद्दे को संज्ञान में लिया है। और मैं कहना चाहूंगी कि इसमें जो कोई भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो राशनिंग ऑफिसर हो, चाहे वो जैसे कि आपने कहा प्रवीण पटेल हो, चाहे हसमुख शाह हो, इन सभी पर सरकार से मैं विनती करूंगी कि इसकी जांच हो और इन सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बताना, जिस तरह से केंद्र सरकार वन मिशन के माध्यम से नरेंद्र मोदी साहब ने सबको घर में राशन, चाहे गरीब हो, सबको घर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ महाराष्ट्र की सरकार लाडली बहना योजना चला कि जो गरीब तबके के लोग हों, चाहे कोई भी हो, हर बहनों को मैंने पहली बार देखा कि हर के खाते में भी, कल भी एक को 4,500 आया था, उसके पहले 3,000 था, इस तरह से लगभग 7,500-8 हजार रुपया आर्थिक बहनों को सबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सरकार आपकी आर्थिक मदद करे। और वहीं पे विधवा महिला हो, पीड़ित शोषित लोग हो, अगर नाम डलवाने के लिए जाते हैं तो अतिष्टाक जैसे भ्रष्ट अधिकारी, जैसे राहुल सालुंके जैसे अधिकारी, पैसे के बिना इनका कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या बोल रहे हैं, क्या सरकार सही चल रही है, इसके बारे में क्या कहना? जी, हमारी सरकार अभी जैसे लाडली बहन योजना के तहत काफी जो हमारी जरूरतमंद महिलाएं थी, जो घर में बहनें थी, माताएं थी, उनको हमारी सरकार ने आर्थिक सबल बनाने के लिए ये योजना लाई है। और जैसे कि आप ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि हर एक बहनों के खातों में, हर एक महिलाओं के, जरूरतमंद महिलाओं के खातों में पैसे जा रहे हैं। और किसी न किसी वजह से अगर उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो एक साथ 4,500 रुपए, एक साथ मतलब वो 3 से 4 महीने की भी एक साथ पैसे उन तक पहुंच रहे हैं। तो हमारी सरकार तो बहुत ही पॉजिटिव वे में काम कर रही है महिलाओं के लिए, चाहे वो विधवा महिला हो, चाहे वो, और इवन राशन पहुंचाने का भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की मिलीभगत है। उन्हें ये सारी योजनाएं बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनको पता है अगर ये योजनाएं सच में लागू हुई और ऐसा ही चलता रहा, सारी माताओं, बहनों और सभी का आशीर्वाद हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलेगा और हमारी पार्टी कल को, हमारी पार्टी जीत के आएगी। लेकिन ये विपक्ष चाह रही है कि नहीं, हम ऐसे, जैसे आपने कहा कि राशनिंग इसमें धड़ल्ले से जो जरूरतमंद है उनको राशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसमें हमारी सरकार तो कर रही है पहुंचाने का कार्य, लेकिन विपक्ष इसमें मिलीभगत करके वो चाह रही है कि राशन गरीबों तक नहीं पहुंचे, उनमें आपस में मतभेद हो और हमारी सरकार को कोसा जाए इस चीज के लिए, और हमारी सरकार को वोट ना मिले। मगर डॉक्टर साहब, जैसा कि आप विपक्ष पे आप हमला कर रहे हैं, मगर मैं तो ये चाहता हूं कि ये जो सिस्टम है वो राशनिंग विभाग है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि क्या राशनिंग विभाग भी सरकार से बदनाम करने पे लगी है? यस, इससे ये तो साफ जाहिर हो रहा है। जैसे कि अभी आपने राहुल सालुंके जी का नाम लिया, उनका ट्रांसफर इसी वजह से किया गया था क्योंकि वो भी इन सभी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, तो इसीलिए इनका ट्रांसफर किया गया। लेकिन अब जो आए हैं, अब उनका भी नाम इन्वॉल्व हो रहा है कि वो भी शायद इन सभी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, छगन भुजबल जी, हमारे आमदार आदरणीय श्री राजहंस सिंह जी, अतुल भातखलकर जी, पीयूष गोयल जी से मैं इन बातों को पहुंचाने की कोशिश करूंगी और मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी जांच हो और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि सच में महिलाओं की और वो जो जनता है जिन्हें सच में राशन की जरूरत है, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो रही है और ये राजकारण में बेचारी गरीब जनता फंस रही है। देखिए डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल लास्ट में ये है कि आप जो आज लोग परेशान
परेशान हैं, त्रस्त हैं, वो मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से लोगों को आप क्या आह्वान कर रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, किसी कहां शिकायत करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति। बिल्कुल, मैं सबसे पहले मेट्रो दिनांक को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतने सेंसिटिव मैटर पे आपने ये मुहिम छेड़ी है और आप लोगों को मैंने देखा कि काफी लोगों का सपोर्ट मिला है। जो आम जनता थी उनकी आवाज कोई नहीं बन पा रहा था, आप उनकी आवाज, आप मेट्रो दिनांक ने उनकी आवाज बनने की कोशिश की है। तो मैं आम पब्लिक से कहूंगी कि इसी तरीके से जब आपके साथ गलत हो तो अगर आप अपने हक के लिए लड़ेंगे तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमारी सरकार आपके साथ रहेगी। जैसे कि मेट्रो दिनांक के आप संपादक हैं, आप उनका साथ देंगे, लेकिन पहले शुरुआत उन्हें करनी होगी कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उसके बाद हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब मुझसे बात के। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने डॉक्टर नूतन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पश्चिम जिला मोर्चा के उपाध्यक्ष, उन्होंने मुझसे बात किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो भी एक भ्रष्ट जैसे अतीश टाक है राहुल सालुंके, तो राहुल सालुंके का ट्रांसफर हो गया। अतीश टाक जिस तरह से कि अंधेरी से लेकर के और दहेज तक के आरोप हैं और उन्होंने इस तरह से लोग नमक खाने की कोशिश करते हैं, मगर वो दाल में नमक, दाल ही खाना, दाल तो छोड़ो, दाल में नमक मिला के पूरा खाने की कोशिश किया। उन्होंने पूरा का पूरा माल हजम करने के लिए ट्रक का ट्रक माल जो हजम कर रहा उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आह्वान किया, मैं पुनः अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि जो भी जनता, जो भी पीड़ित लोग हैं, आप मेट्रो दिनांक के चैनल पे नंबर चल रहा, आप उनसे संपर्क कीजिए। आपकी आवाज ऐसे डॉक्टर जैसे नूतन सिंह जी हैं, ऐसी ये आवाज आपकी बनेंगे। हम मेट्रो दिनांक चैनल आपकी आवाज बनेगा, जैसे अजीत राव राणे नगर सेवक वो आपकी आवाज बनेंगे, और ज्ञान मूर्ति शर्मा भी, जितने भी आज पार्टी के लोग हैं, जिससे मैं अजीत राव राणे जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और राजपति यादव जी को, मैं से जितने भी पार्टी के लोगों ने, सब लोगों ने इस मुहिम में सहयोग करने का काम किया। और मैं विनती करता हूं कि जनता को न्याय दिलाने के लिए आप लोग इसी तरह से मेट्रो दिनांक को समर्थन करते रहे। आज एक बहुत ऐसा मामला आया है और बहुत ऐसे मामले पे इतना दुख होता है और इतनी पीड़ा होती है और ऐसी विडंबना आज हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार की, जो आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके आमदार राजहंस सिंह है, उनके लेटर के बावजूद भी जो 42 ग के ये आरोप है राहुल सालुंके जी, वो पैसे की मांग करते हैं। और एक विधवा जो कैंसर से जिसका पति मर जाता है और उसके बावजूद भी उसके नाम राशन कार्ड में नहीं डाला जाता है, जबकि उसकी सास लिख करके देती मेरी बहू का नाम डालना चाहिए। यहाँ तक ये आरोप ने पैसे की मांग किया, पैसा नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आपको तहसीलदार से लिखवा करके लाइए। उन्होंने क्या किया, तहसीलदार से गांव से लिखवा करके लाया, प्रधान से लिखवा करके लाया और एसडीएम से लिखवा करके लाने के बावजूद उसमें यह बताया कि इसमें राशन कार्ड में उत्तर प्रदेश में नाम नहीं है। उसके बावजूद भी ये भ्रष्ट राहुल सालुंके जो अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी, आमदार के लेटर देने के बावजूद भी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ये महिला, पीड़ित महिला को आज दर दर भटकने पे मजबूर कर दे, जो कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट में किया। फोन किया, आमदार के कार्यालय से लेटर भी जाता है, फोन भी जाता है, उसके बावजूद भी अपने आप को वो देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और क्या क्या समझता है, जो उसके उनको मदद करने का काम नहीं करता। आज इतनी महिला है, उसके आंखों में आंसू आज आ रहे हैं कि इतनी तरह पीड़ी है। आज वो आमदार साहब के ऑफिस में पुनः मदद मांगने के लिए आई है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि बेटी आपका नाम क्या है? और उषा पांडे, क्या तकलीफ है आपको? मेरा राशन कार्ड में नाम नहीं है और मैं लेके गई, मेरे सास का नाम मंजू पांडे है, मेरे हस्बैंड को कैंसर था और मेरा नाम डालने का 8 साल की बेटी है, 8 साल का लड़का है। और उन्होंने मेरा पेपर देखा ही 2-3 बार जाती हूँ और वापस कर देते हैं मुझे। जब आमदार साहब का आपने लेटर दिया तो क्या किया उन्होंने कुछ देखा ही नहीं पेपर को, हाथ भी नहीं लगाया और बोले कि जाओ लगन पत्रिका लेके आओ, ये लेके आओ, ऐसा बोल के उन्होंने मुझे भेज दिया घर से। अच्छा, आपने और आपके पास पुरावा के जो गांव के कोई आपने तहसीलदार के यहाँ से कोई लेटर लाया आपके पास है क्या? देखिए ये एग्रीमेंट है, वहां से लिखा, उनकी जो शासन ने दिया है वो वहां से ये वहां लेटर भरा गया है जो कि
मंजू पान की सास माता है, उन्होंने लिख करके दिया, उन्होंने पूरा फार्म भरा। उसके बाद आधार कार्ड है, आधार कार्ड के बाद पूरा दस्तावेज है, एक एक चीज उत्तर प्रदेश के से लेकर के पूरा यहाँ तक की पूरी सिस्टम। राशन कार्ड में उन्होंने जब यहाँ तक ये साबित किया गया कि हर एक चीज होने के बावजूद भी राहुल सालुंके को केवल पैसे की जरूरत है, पैसे की मांग। हम और क्या क्या और इनका क्या है पुरावा के रूप में, और क्या क्या है जरा सा आप बताने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे मदद मांगता हूँ। हाँ देखिए सरकार का ओलख पत्र है, सब कुछ होने के बावजूद भी हर जो डॉक्यूमेंट्स आज संविधान के और नियम के मुताबिक होता है वो सब इनके पास है। उसके बावजूद भी सबसे दुखद बात है, जो जिस आमदार राजहंस सिंह के नाम से मुंबई महानगर पालिका में बुलंद आवाज होती थी, अच्छे मुंबई कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक की उनके बातों को बहुत विशेष रूप से सुना जाता था और उस पर गहराइयों से सुनने के बाद कार्रवाई होती थी। आज वो आमदार राजहंस सिंह की लेटर को उन्होंने अपमानित किया और उन्होंने ऐसा तिरस्कार किया, उन्होंने फेंक दिया। ऐसा मैं अभी आमदार साहब के जनप्रतिनिधि है, मैं उनसे भी पूछने की कोशिश करूंगा क्या क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं। मैं अभी आप आमदार साहब के पास आई है मदद मांगने के लिए, हाँ उनसे क्या कहेंगे कि हमारी मदद होनी चाहिए? नहीं हमारा लेकर उन्होंने देखा ही नहीं सर, यही सोचती हूँ मेरा नाम पड़ जाए और मेरे बच्चे लोग का नाम पड़ जाए, थोड़ा हम लोग को राशन मिले, इसलिए मैं बार बार दौड़ के आती हूँ और वो लोग कुछ करते नहीं हैं। देखिए उन्होंने ये कहा है कि हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, मेरे पति कैंसर से एक्सपायर होने के बाद ये नन्हे मुन्ने बच्चे को राशन चलाना घर का मुश्किल है, क्योंकि जो बूढ़ी सास है वो भी कोई काम धंधा नहीं करती, ये भी मेरी बहन ये भी कोई काम धंधा नहीं करती है, आज दर दर भटकती है एक एक राशन के लिए कितने। जबकि महाराष्ट्र सरकार ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने राशन फ्री किया है, मगर राशन फ्री तो जरूर किया है, मगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कुर्सी पे बैठा दिया है जो कि अपने बाप की बकौती समझते हैं और उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे लोगों को सताने का काम करते हैं। जिस तरह से आज संजू के ऊषा के आंख से आंसू झलक पड़े, ये सबसे बड़ी विडंबना है। मैं यहाँ पे इतनी बड़ी जनता जनार्दन खड़ी है, आज इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं उनसे भी ये बात को लेकर के उसका भी बाइट लूंगा, उनसे भी प्रतिक्रिया लूंगा और जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और ऐसे मैं इस अपने चैनल के माध्यम से पूरे शासन और प्रशासन के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों से मैं मांग करता हूं कि राहुल सालुंके को तत्काल निलंबित किया जाए और उनके ऊपर सख्त से कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि ऐसी कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर जाए तो उनको न्याय मिल सके। क्या आपने 7,000 रुपए लिया है क्या? आपको ऊपर 7,000 का आरोप लगा है कि 7,000 रुपए लिया। वो लड़की को बुलाइए, वो लड़की को बुलाइए। ओ बेटा इधर एक मिनट प्लीज बोलिए ना मैडम। एक्चुअली ये देखिए, ये सर खुद मना कर रहे हैं कि आप मत बोलिए, जिस तरह से अधिकारी ने सुने उन्होंने मना कर रहे हैं कि मत कुछ बोलो, जबकि मैडम ने 7,000 रुपया ऑफिसर से लिया है। उसके बाद अगर उनसे पूछा जा रहा है, अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी ऐसे हैं कि जो सामने बोल रहे हैं कि नहीं कुछ मत बोलो, कुछ मत बताओ, ऐसे नहीं सर। आपका क्या करें, क्यों आप बोल रहे हैं? आप बोलिए क्यों मना कर रहे हैं? आप मना क्यों कर रहे हो? वर्षा मैडम प्लीज इसको बुला मैडम प्लीज आप नहीं, मुझे अथॉरिटी ने 7,000 बोला था आपने 7,000 लिया है कि नहीं? बस क्या नाम है मैडम? हाँ मैडम आपका नाम? आपने पैसा लेने के लिए बोली ना? पैसा आपने वर्षा मैडम नाम किसका है? मैडम आपका नाम क्या है? किसका है? ये जो इनका हलवा पक रहा है ना, पैसे में से पक रहा है।
गूंगा है। हाँ? लड़का गूंगा है। गूंगा है। हाँ। मेरे को हॉस्पिटल जाना है, उसका दवा पानी करना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उज्ज्वल है। कहाँ पे रहती हैं? अप्पा पड़ा। अप्पा पड़ा। दुकान नंबर कितना है? कौन सा दुकानदार है? वो दुकानदार का नाम इतना ये नहीं है, लेकिन कैरेक्टर होगा। तो मेरे भी 3 महीने से दौड़ा रही है। अब ये पावती सब होगा, ये पावती घूम गया तो बंदा नहीं बनेगा, तुम निकल जाओ। ये अंदर जाने नहीं देता, तो भगा देता कुत्ते का जैसा। ये देखो पुलिस चौकी का भी लेटर लाया तो भी मेरा काम नहीं बन रहा है। मेरा बच्चे का दवाखाना करना है, उसका स्कूल का मेरे को खोलना है, तो ये लोग नहीं दे रहे, कुछ नहीं होने दे रहे लोग। आप अप्पा पड़ा में कहाँ रहते हैं आप? हैदराबाद पुरीनगर। 3 महीने से मैं दौड़ा रही हूँ, 3 महीने से दौड़ा रही हूँ, 3 महीने से दौड़ा, हर दिन आने। क्या बोल रहे हैं? 3 साल से राशन कार्ड बंद है। हाँ। और जब जाओ कुछ न कुछ नया। नहीं, राशन कार्ड कहाँ है, क्या है, जरा आप दिखाइए तो। जरा दिखाइए आप राशन कार्ड कहाँ का है? 5 साल नहीं मिला है। 5 साल वो राशन चालू नहीं हो रहा है। 5 साल हो गए। कौन सी राशन? मकरानी पढ़ा राशन। नहीं, वो आप दुकान का नंबर क्या है? दुकान का नंबर क्या है? दुकान नंबर क्या है? हाँ, दुकान का नंबर क्या है? 1 मिनट। केजी 335 है। 350। हाँ, ये है 42 ग 26 है। हाँ। जो दुकानदार क्या बोलता है? दुकानदार बोलता है कि आपका राशन कार्ड बंद हो गया है और यहाँ पे आने पे सही जवाब नहीं मिल रहा है। 3 साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं। 3 बरस से। आपका शुभ नाम क्या है? विनोद पांडे। हाँ, पांडे जी, आप 3 बरस से। हाँ। और आपने कोई कंप्लेंट किया है क्या? कंप्लेंट कुछ नहीं किया है। जब कंप्लेंट नहीं किएगा तो यहाँ पे नहीं, यहाँ अगर यहाँ नहीं होते, यहाँ पे तो DCR के पास कंप्लेन करना चाहिए, जो राशनिंग अधिकारी उनके पास। जो गांधी ऐसा क्यों होता है? ये मैंने खुद ने देखा है, मेरी वाइफ ने खुद ने नाम निकाला हुआ है। नाम निकाल के